हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कमीशंस जो मेनली क्रिएटेड किए गए बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, जिसको मेनली स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है, जो पार्लियामेंट से थ्रू द पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई जाती है, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ओके, सो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो ये जो है, ये आया था एक्ट 1990s के अंदर, और ये कमीशन बनाया गया था 31 जनवरी 1992। दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। और ये कौन से एक्ट से बनाया था? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990s। तो ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका मेन काम है एडवाइस करना। किसको? गवर्नमेंट को। जो भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो मेनली अफेक्ट करते वीमेंस को, उनके अधिकार, ओके, इसके बारे में सरकार को बताना। ये एक्चुअली वॉइस होता है, ओके, अपना वॉइस और इशू, ओके, जो भी मेनली वीमेन से रिलेटेड है वो सरकार को बताना, उनको रिकमेंड करना। और क्या क्या काम होते हैं इनके? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी सेफगार्ड है, ओके, वीमेन से रिलेटेड, उनको रिव्यू करना, रिकमेंड करना। रिमेडियल जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं, रिमेडियल मतलब जो भी जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं उसके थ्रू, ओके, रिमेडियल मतलब समाधान प्रोवाइड करना या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ये मेनली काम है वीमेन राइट्स, ओके, और मेनली काम है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का। देन रिड्रेसर रिड्रेसर ऑफ ग्रीवेंसेज, जो भी दिक्कतें होती है, शिकायतें होती है, उसका रिड्रेसर प्रोवाइड करना, मतलब उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना या उससे उसका समाधान प्रोवाइड करना। मेनली ये भी काम है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। देन एडवाइस करना गवर्नमेंट को, जो भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं जो मेनली अफेक्ट करते वीमेन को, ये सारे चीज़ें एडवाइस करना, फैसिलेट करना, रिकमेंड करना और रिव्यू करना। क्या क्या रिव्यू करना? जो भी सेफगार्ड होते, रिमेडियल्स प्रोवाइड करना, ओके, लेजिस्लेटिव मेजर्स रिमेड, ये मेनली रिकमेंड करना। देन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं उसका रिड्रेसल, ओके, समाधान प्रोवाइड करना। देन गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर से रिलेटेड उनको एडवाइस करना। ये सभी मेनली काम होते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के। अब देखिए, ये जो कमीशन है मेनली, इसमें 6 मेंबर होते हैं, और इसमें मेंबर सेक्रेटरी भी होता है, जो कि, ओके, मेंबर सेक्रेटरी होता है, और एक चेयरपर्सन होते हैं। 6 मेंबर हो गए, एक मेंबर सेक्रेटरी हो गया, और एक चेयरपर्सन हो गए। इसमें मेनली लीगल सेफगार्ड मिलते हैं वीमेन के लिए, और वो भी मेनली कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, ओके। और ये जो भी रिकमेंडेशन किए जाते हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये इनका जो काम है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये इंस्पेक्शन करते जेल का, जो भी, ओके, रिमांड होम होते उनका इंस्पेक्शन करते, जहाँ पे मेनली महिला को रखा गया है, ओके, जिनको कस्टडी मिली है महिला को, ये सभी चीज़ें ये इंस्पेक्ट करते, चेक करते, और सजेस्ट करते कि इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी वीमेन के रिलेटेड जो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ओके, इसका मेन रिकमेंडेशन देता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। और जो भी, अगर किसी महिला को कोई दिक्कत होती है और वो कंप्लेन करती है, चाहे वो वर्बली करे या रिटर्न में करे, उनके ऊपर भी एक्शन लेने का काम ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है। और इनके पास ये भी अधिकार है कि ये सुमोटो भी नोटिस, जो कि, ओके, सुमोटो नोटिस भी जो क्या कर सकते, दाखिल कर सकते। सुमोटो से क्या मतलब होता है? अगर इनके नज़र में ऐसी कोई चीज़ उनको नज़र आती है थ्रू एनी मीडिया, ओके, वो खुद को भी दिख जाए कि मूवियन के ऊपर यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, या इनको मीडिया से पता चलता है कि यहाँ यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, तो ये डायरेक्ट वो केस को अपने अंडर ले सकते हैं। दैट इज़ द सू मोटर। जरूर नहीं है कोई उस कंप्लेंट को फाइल करेगा देन ओनली दे विल टेक अप द केस, ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो इनके पास सू मोटो का पावर है, ये खुद जाके वो कंप्लेंट, मतलब खुद वो कंप्लेंट को लॉन्च करते हुए खुद उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ इतना पावर दिया गया है मेनली नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ओके, मेनली टू सी, ओके, द मेनली टू सेफगार्ड द वीमेन रिलेटेड टू दी वायलेंस, ओके, जो भी महिला के प्रति जो भी वायलेंस होता है, या जो भी उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ये सभी के जो काम है मेनली, ये देखना काम है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का। ये एक रिकमेंडिंग बॉडी है टू द सेंटर गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक रिकमेंडिंग बॉडी है, ये हर साल अपनी रिपोर्ट देता है। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, ये जो है मेनली बनाया था 1993 में। इसलिए क्या एक परमानेंट बॉडी है, ओके, जो कि मेनली क्या देखता है, सेंटर लेवल पे जो भी एग्जामिन करता है और रिकमेंड करता है जो भी कंप्लेन होते हैं, ओके, जो भी बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो भी कंप्लेन होते या इनको, जैसे मान लीजिए अगर किसी जॉब में रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, ओके, या कोई ऐसी जो मेनली बैकवर्ड जो ओबीसी क्लास है इनको कोई दिक्कतें हो रही हो, तो इस टाइप की चीज़ों को मेनली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखता है। और ये इसमें जब अगस्त 1993 में ये मेनली बनाया गया था। उसके बाद 123, ओके, आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 123 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। पहले क्या थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अभी इसको क्या किया गया, अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल जोड़ा गया, दैट इज आर्टिकल 338B, ओके। देन इसके अंदर एक चेयरमैन रहेगा और 5 मेंबर रहेंगे, ओके, और इनका जो टर्म रहेगा, चेयरमैन एक और एक मेंबर रहेगा, जिनको, ओके, जिनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये हो गया मेनली ओबीसी के बारे में। देन ये क्या क्या काम करती है, ये जो भी एडवाइस देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी इश्यू हो रहे मेनली बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड, ओके, ये सभी मेनली काम होता है इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करना, जो भी बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या कोई भी सोशो इकोनॉमिक हो या किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो, तो वो या कोई डेवलपमेंट करना हो उनके, ओके, उसमें तो वो जो भी एडवाइस देना हो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू द बैकवर्ड क्लासेस। इनके पास सिविल कोड का भी क्या है, पावर दिया गया है, ओके, इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसमें क्या देखे मेनली हमने हमने ये देखा कि ये जो है ये इंडियन पार्लियामेंट द्वारा एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास किया गया था 1993 के अंदर, और इसको एक परमानेंट बॉडी सेटअप किया था सेंटर के अंदर, जो मेनली एग्जामिन करता था, रिकमेंड करता था सेंटर गवर्नमेंट को, जो भी इससे ओबीसी से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें हैं, ओके, इश्यूज है उनको। और इसके अंदर जो बाद में 123, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके जरिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और आर्टिकल 338B ऐड किया गया संविधान के अंदर। इसमें क्या है, 1 मेंबर रहेंगे प्लस 5 1 चेयरपर्सन रहेगा और 5 अदर मेंबर्स रहेंगे। इनका जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका काम क्या है, एडवाइस करना, ओके, एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए देखिए ये इसका मेनली काम है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, कि ह्यूमन बींग को, ओके, ह्यूमन बींग को एक डिग्निफाइड, ओके, एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना, ओके, डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना, ये मेनली काम है ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो ये मेनली सिविल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल जो भी अधिकार मिलते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति को वो सारे अधिकार, वो सारे ह्यूमन राइट्स, ठीक है, प्रोवाइड करना, जो कि एक आदमी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो इसीलिए जो आर्टिकल 32 है, ओके, आर्टिकल 32 क्या है, मेनली ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स, ओके, वायलेट होंगे, तो एक सिटीजन जो है वो डायरेक्ट थ्रू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने अधिकार को पा सकता है, ओके, इसमें फाइल मतलब इसमें कंप्लेंट करके, ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा और उसके अधिकार उसको मिल जाएंगे। तो 1993 में क्या होता है, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सारे अफसर को एक ड्यूटी दी जाती है कि वो क्या करे, सारे लोगों को मतलब जो भी उसके अंदर जो भी मतलब मेनली जो सिटीजन्स है उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ओके, और
जो भी है मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उनके जो फंडामेंटल अधिकार है वो मेनली प्रोटेक्ट किया जाए। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कहा गया इन द ईयर 1993। तो इसीलिए फिर 1993 में क्या होता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया 12 अक्टूबर 1993 को। ये क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी बना गया। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया, इसीलिए ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि इसमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मेनली, इसके अंदर 8 मेंबर होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। ओके, चेयरपर्सन जो फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ओके, जो रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो कौन होगा, चेयरपर्सन होगा। और जो 8 मेंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, एक तो फॉर्मल जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, देन जो भी फॉर्मल चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। और ये प्रेजेंट या फॉर्मल, ओके, जो भी सर्विंग या रिटायर, सेम वे सर्विंग या रिटायर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के केस में। देन जिनके पास ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड नॉलेज है ऐसे 2 मेंबर, ओके, ये भी। और उसके बाद जो चेयरपर्सन होंगे, एक तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का और नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इनके चेयरपर्सन, ओके, ये वीमेन SC ST एंड माइनॉरिटीज, इनके चेयरपर्सन मेनली इसके मेंबर बनेंगे। और ये 2 मेंबर तो रहेंगे जो जिनके पास ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड नॉलेज हो और फॉर्मल या प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। इस तरह से टोटल 8 मेंबर रहेंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन रहेगा जो मेनली फॉर्मल, ओके, रिटायर चीफ जस्टिस रहेगा। देन इसके अंदर एक सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है, जो कि मेनली कौन होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है इस कमीशन का। ओके, उसके पास काफ़ी पावर डेलीगेट किए जाते हैं, फिर वो अपने काम करता है। अभी देखिए इस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है। अब है नेशनल, अब देखिए ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो अल्टीमेटली ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ओके, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बातें करेगा, तो मानव अधिकार की बातें करेगा। तो ये क्या क्या करता है मेनली, देखिए इंक्वायरी करता है, सुमोटो करता है। सुमोटो मैंने बताया, ओके, कि कोई भी अगर कहीं पे भी दिक्कत हो गई तो ये कमीशन डायरेक्ट उस केस को अपने अंडर ले सकता है विदाउट एनी एप्लीकेशन। देन पेटिशन प्रेजेंट कर सकता है, जो भी अगर अगर विक्टिम है कोई या ऐसा कोई व्यक्ति जो मेनली या उसके बिहाफ पे जिसको वायलेशन हुआ है, वो भी पेटिशन जाहिर कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जहाँ पे हुआ है, ओके, या जिसके जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, आइदर वो कर सकता है या उसके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है, विक्टिम के बिहाफ पे। तो ऐसे पेटिशन की इंक्वायरी करना या सुमोटो खुद भी उस कंप्लेंट को खुद ही उसके अपने अपने अंडर ले सकता है, अपने अंडर ले सकता है। तो इनकी इंक्वायरी करना ये किसका काम है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम है। फिर क्या करता है ये, जो भी वायलेशन होते रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, या फिर उनको उनके ऊपर जो भी वायलेशंस होते, मेनली जो प्रिवेंशन, ओके, जो मतलब मेनली प्रिवेंशन से रिलेटेड जो भी निग्लिजेंस होता है और जो वायलेंस होता है मेनली पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, वो उसका भी केसेस मेनली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखता है। देन ये बहुत सारे मैटर्स में इंटरवेन भी करता है, जो भी जैसे कोर्ट में अगर कोई वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, वो केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, तो विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट वो केस को भी अपने अंदर ले सकता है, उसके अंदर इंटरव्यू कर सकता है। ओके, रिमेंबर दिस, इसमें अप्रूवल ऑफ द कोर्ट जरूरी है, कोर्ट की सहमति जरूरी है। और ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जेल होते हैं या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती है, ओके, जहाँ पे क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है, ओके, लोगों को रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कोई ऐसे ट्रीटमेंट या रिफॉर्म के लिए रखा जाता है। तो ऐसे ऐसी जगह की मतलब लिविंग कंडीशन सही है कि नहीं, वहाँ पे विजिट करके चेक करना, मेनली जेल हो गया या ऐसे कोई रिफॉर्म जेल टाइप होती है, तो ऐसी जगह पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके, अगर हो रहा है तो फिर उसकी इंक्वायरी करना, इस टाइप से काम है मेनली ह्यूमन राइट्स कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो संविधान के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मेनली प्रोटेक्ट किए गए ह्यूमन राइट्स को,
उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट और उसका सेफगार्ड करना, ठीक है, और उसका रिव्यू करना मेन काम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो फंडामेंटल अधिकार है उनको उनका सेफगार्ड करना। देन जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, ओके, उसमें भी उनके उनके क्या क्या फैक्टर्स है ये सभी का रिव्यू करना। देन जो भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो भी नियम कानून चलते हैं इंटरनेशनली, उनको इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिवली। ओके, उनकी स्टडी करना, उनके साथ जो भी ट्रीटीज़ हुई है उनकी स्टडी करना। देन ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी को स्प्रेड करना, बताना लोगों को पब्लिकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, या कोई भी ऐसी मीडिया है जिसके थ्रू ह्यूमन राइट्स अधिकार बताना, लोगों को अपने अधिकार बताना। देन जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको भी बताना कि आप भी क्या करें, ह्यूमन राइट्स, ओके, इनको लोगों को इंकरेज करें, ओके, लोगों को बताए। तो ये मेनली जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है मेनली ये इंकरेज करता है जो एनजीओस होती है, ओके, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि आप भी क्या करें, स्प्रेड कीजिए ह्यूमन राइट्स को, लोगों को अवेयर कीजिए। और ये मेनली क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट्स का। ओके, और साथ सेम वे जैसे हमने अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखा, ऐसे स्टेट के अंदर होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी तक 25 स्टेट के अंदर ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो अभी देखिए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, जो मेनली इन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। स्टेट के अंदर जो भी मेंबर्स, ओके, स्टेट, ओके, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो भी मेंबर्स है उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और इनको भी अपनी जो रिपोर्ट है, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के लिए रखना पड़ता है, और ये स्टेट के जो लेजिस्लेचर होता है उसमें भी रखते हैं ये। बस ऐसी कुछ संस्था है जो मेनली अपनी रिपोर्ट नहीं रखती है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया। ये तीन ऐसी बॉडी है जो अपनी रिपोर्ट नहीं रखते, ठीक है, मतलब ये जैसे स्टेट या इनके सामने पार्लियामेंट के सामने। देन इनका जो भी रिमूवल है इन मेंबर्स का, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, इनके जो मेंबर है इनका रिमूवल, ओके, ये बहुत कठिन है। ओके, तो ये बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट है मेनली, और ये संविधान के अंदर प्रिस्क्राइब है, लिखा गया है, ओके, कि किस तरह से इनका रिमूवल किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट्स प्रिस्क्राइब, उन्होंने संविधान में ये लिखा गया कि इनका रिमूवल किस तरह से किया जाएगा। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ओके, डेलिबरेटली डिफ़िकल्ट है, ये जानबूझ के डिफ़िकल्ट बनाया गया है इनका रिमूवल प्रोसीजर, सो दैट कोई भी ऐसे गलती से या ऐसे मतलब इसका गलत उपयोग ना करे, ओके, फ्रीली उसका यूज़ ना करे। इसीलिए मेनली इनकी जो जो इनकी जो रिमूवल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा, ओके, जानबूझ के डेलिबरेटली डिफ़िकल्ट बनाई गई है। इस तरह से हमने मेनली क्या देखा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखा, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एंड बिफोर दैट ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ओके, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो ये अदर इम्पोर्टेंस कमीशन है जो मेनली बनाए गए थे थ्रू दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो बनते हैं उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी। ओके, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जा स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और जो संविधान के अंदर जिसके जिक्र होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जो थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब जो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गया, जो भी मिनिस्टर्स हो गए, ओके, जो भी मिनिस्टर द्वारा बनाई गई, जो भी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर मतलब कौन है, एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव के एक्शन के द्वारा जो बनाई जाती है बॉडी उसको एग्जीक्यूटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, जैसे कि नीति आयोग हो गया। देन ये हो गया मेनली टाइप ऑफ बॉडीज, ओके, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो हमने क्या देखा, मेनली जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।